स्टडीज की बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तक कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th प्रिंसिपल से, जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स। इसका मतलब होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, यानी हमें किसी भी एम्प्लॉय को बहुत जल्दी जल्दी किसी भी पोस्ट से निकालना नहीं चाहिए और उनकी जगह दूसरों को नहीं लाना चाहिए। साथ ही में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है कंपनी में, उन्हें भी ट्रांसफर कर दूसरी पोस्ट में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉयज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पूरे टाइम यही डर लगा रहेगा कि किसी भी टाइम उन्हें जॉब से निकाल दिया जा सकता है, तो हो सकता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना मैक्सिमम नहीं दे पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो उन्हें इसी बात की चिंता होगी कि कभी भी उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है और वो फ्री माइंड से अपने कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी काफी नुकसान होता है इसके कारण, और इसीलिए किसी भी एम्प्लॉय को तभी निकालना चाहिए जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और इस डिसीजन को अवॉइड नहीं किया जा सकता हो। साथ ही में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ट्रांसफर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रोटेशन भी बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एम्प्लॉय का बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर करते रहते हैं तो इससे काफी टाइम वेस्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हम समझते हैं एक एग्जांपल को। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम एक एम्प्लॉय को रखते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, और पहले के कुछ टाइम तक वो सेल्स डिपार्टमेंट की चीजों को समझता है और अपने काम को अच्छे से सीखता है। पर जब वो अपने काम को अच्छे से सीख जाता है, उसी के थोड़े टाइम बाद उसे सेल्स डिपार्टमेंट में से ट्रांसफर कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे वापस से वहां के सारे प्रोसीजर्स को, वहां के पूरे काम को सीखना पड़ेगा। और जैसे ही वो वहां के सारे कामों को और प्रोसीजर्स को सीखता है, तब उसे किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का बार बार ट्रांसफर करेंगे, तो इसीलिए जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा कि पहले उसे वहां की सारी चीजों को सीखना पड़ता है और उसके कारण काफी सारा टाइम वेस्ट होता है। साथ ही में वो किसी भी एक चीज में स्पेशलाइज्ड भी नहीं हो पाता है, और क्योंकि वो बार बार लर्निंग प्रोसेस से होकर जा रहा है, तो इसमें कंपनी के काफी सारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, और जो एम्प्लॉय होता है वो भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपना बेस्ट नहीं दे पाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के, जो है फर्स्ट, improves efficiency level of employees। क्योंकि एक ही एम्प्लॉय अगर काफी टाइम तक एक ही जॉब पोजीशन पर काम करता है या एक ही टाइप का काम करता है, तो वो उसमें एफिशिएंट हो जाता है, वो उसे और अच्छे से करने लगता है, जिसके कारण उस एम्प्लॉय की उस काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। जैसा कि हमने देखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार जो एम्प्लॉय है उसे बार बार नए काम को सिखाना पड़ता है। पर अगर एक एम्प्लॉय एक ही जॉब पोजीशन पर रहेगा और उसका बार बार ट्रांसफर नहीं होगा, तो इससे काफी टाइम और रिसोर्सेज बच जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस प्रिंसिपल को वायलेट करने के या इस प्रिंसिपल को फॉलो न करने के, जो है फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, एक एम्प्लॉय को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है और काफी सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं वापस से एक नए जॉब को सीखने के लिए, जिसके कारण काफी वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। और इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक स्टेबल काम नहीं मिल रहा है और उसे बार बार चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, साथ ही में उसको कोई जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग भी नहीं है, इसके कारण उसे काफी फ्रस्ट्रेशन रहेगा और वो डिससेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से। तो ये था 12th प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करते हैं 13th प्रिंसिपल को, जो है इनिशिएटिव। इस प्रिंसिपल में फेयोल कहते हैं कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्लान बन रहा होता है, तब उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और उनके एम्प्लॉयज को भी चांस दिया जाना चाहिए उस प्लान के लिए सजेशंस देने के लिए, क्योंकि जब एम्प्लॉयज अपने अपने सजेशंस देते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है और उन्हें काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिर्फ अपनी ही नहीं चला रहे हैं, सिर्फ अपने ही डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सबसे पूछ रहे हैं और उनमें से बेस्ट डिसीजन को अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें एम्प्लॉयज को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उनके डिसीजंस को भी कंसीडर किया जा रहा है और उन पर सिर्फ जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं उन्हें ही नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बल्कि प्लान उनके हिसाब से भी बनाए जा रहे हैं। और साथ ही में फेयोल इस प्रिंसिपल में ये भी कहते हैं कि एक बार जब एक मैनेजमेंट
कोई डिसीजन ले लेता है तो उसके बाद सभी एम्प्लॉयज को वो डिसीजन फॉलो करना चाहिए, चाहे वो डिसीजन उस एम्प्लॉय के सजेशन के हिसाब से हो या ना हो। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नए प्रोडक्ट को डिजाइन करने की प्लानिंग की जा रही होती है, तब अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से भी सजेशंस लिए जाएंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को भी काफी अच्छा लगेगा कि उनसे भी डिसीजन लेने में सजेशंस लिए जा रहे हैं, और साथ ही में वो भी अपना काम काफी अच्छे से करेंगे क्योंकि जो डिसीजन है वो उनके सजेशंस के हिसाब से ही लिया गया है। और उनमें एक सेंस या एक फीलिंग भी डेवलप होगी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग रोज काम करने आ रहे हैं और जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स दे रहे हैं और उन्हें उन ऑर्डर्स को ही पूरा करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के, जो है फर्स्ट, डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि जब हम एम्प्लॉयज से सजेशन लेते हैं आगे के डिसीजंस को लेने के लिए, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ वो एक टीम में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए रोज रोज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। उनमें एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी। जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन। इसका मतलब है जब हम किसी टारगेट को एम्प्लॉयज के सजेशन के हिसाब से सेट करते हैं तो एम्प्लॉयज भी काफी मोटिवेटेड रहेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए, और वो उस टारगेट को टाइम पर ही पूरा कर लेंगे क्योंकि वो टारगेट उनके हिसाब से ही सेट किया गया था, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी बेनिफिट होता है क्योंकि उनके सारे टारगेट्स टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस प्रिंसिपल को न फॉलो करने के, जो है फर्स्ट, एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। क्योंकि जो डिसीजंस हैं वो एम्प्लॉयज के हिसाब से नहीं लिए गए हैं और उन्हें ऐसा लगेगा सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स ही मिल रहे हैं, जिनके कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे किसी काम को करने में और अपनी पूरी एबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उस काम को करने में। इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है डिमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज। इसका मतलब है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जो मैनेजमेंट टीम है वो ही उन्हें ऑर्डर्स दे रही है, और हो सकता है जो ऑर्डर्स एम्प्लॉयज को अच्छे न लगें, और हो सकता है उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आ जाए, और हो सकता है वो अपने काम को भी पूरी तरीके से अच्छे से पूरा न कर पाए और वो डिमोटिवेटेड रहे अपने काम को पूरा करने में, क्योंकि उनमें एक फीलिंग रहेगी कि वो सिर्फ ऑर्डर्स को ही पूरा कर रहे हैं और वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे अपने टारगेट को पूरा करने में। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं 14 प्रिंसिपल को, जो है एस्पिरेट डी कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसे एनकरेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि वो टीम स्पिरिट के साथ काम करें, यूनिटी में सब एक साथ मिलकर काम करें, और जो टीम है उसके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, वो सब मिलजुल कर काम करना चाहिए उस टीम को। क्योंकि अगर हम टीम स्पिरिट से काम करेंगे तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन आएगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। साथ ही में मैनेजर्स को ट्राई करना चाहिए कि वो आई को रिप्लेस कर लें वी से, जिसमें आई का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने टारगेट्स को पूरा करने के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे वी यानी सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी को उसकी हेल्प चाहिए हो तो वो उसकी हेल्प कर दे, और साथ ही में वो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करे सिर्फ अपने अकेले के टारगेट को पूरा करने की जगह, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी उस टीम मेंबर्स के बीच में, क्योंकि वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साथ ही में इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से पेनल्टीज का यूज भी कम हो जाएगा, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्शन मैनेजर है उन्होंने अपनी टीम को टारगेट दिया है कि उन्हें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और उनकी टीम 10 मेंबर्स की है। इस हिसाब से हर मेंबर को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, पर हो सकता है कि उन 10 में से 2 जनों की तबीयत थोड़ी खराब हो जाए, जिसके कारण वो अपने टारगेट को अचीव न कर पाए। तो इस टाइम पे जो बचे हुए 8 मेंबर्स हैं उन्हें सिर्फ अपना ही टारगेट पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो बचे हुए 2 लोगों का काम है उन्हें भी अपने आप में बांट लेना चाहिए, ताकि वो अपने ग्रुप गोल को अचीव कर सकें और साथ ही में उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इसके कारण कोई लॉस न हो। और जो 2 लोग हैं जो अभी अपने काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, वो बाद में जब इन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो 2 लोग भी इन लोगों की मदद करेंगे।
और साथ ही में उन 2 लोगों को भी कोई पेनल्टीज को फेस नहीं करना पड़ेगा उनके टारगेट को अचीव न करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के, जो है फर्स्ट, डेवलप्स टीम स्पिरिट। क्योंकि सभी लोग एक टीम में मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो उस ग्रुप के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होगी। इसका जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि सब एक टीम में काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिसके कारण ही उनके ग्रुप का जो गोल था 100 यूनिट्स का वो पूरा हो पाया था, जिसके कारण उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई लॉस फेस नहीं करना पड़ा था। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस प्रिंसिपल को न फॉलो करने के, जो है फर्स्ट, टीम गोल में नॉट बी अचीव। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि जो बचे हुए 8 मेंबर्स थे उन्होंने उन 2 मेंबर्स के काम को भी आपस में बांटकर पूरा कर लिया था, पर अगर वो उन 2 मेंबर्स का काम नहीं करते और सिर्फ अपना ही काम करते तो हो सकता था कि उन 2 मेंबर्स का काम अधूरा ही रह जाता और उसके कारण उनकी जो ग्रुप का गोल था वो भी पूरा नहीं हो पाता। और इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है कि अगर वो सिर्फ अपने अपने काम पर ही ध्यान देंगे तो हो सकता है कि उनके बीच में कोई भी टीम स्पिरिट डेवलप न हो, और साथ ही में अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हो तो उनकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होगा और उन्हें ही सिर्फ अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि उन्हें सराउंडिंग से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये थे